हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी जो है 11th क्लास है और इसी में हम लोग आपका देख रहे हैं। हम अपना चैप्टर नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको पहले बताया था, चैप्टर नंबर 8 हम लोग पढ़ रहे हैं। और चैप्टर नंबर 8 में हम लोग देख रहे थे आधारिक संरचना पर हम लोग कल बात किए थे और अभी तक इसमें जो था एक लेक्चर हमारा हो चुका है। तो कल हमने बेसिकली चैप्टर के अंदर ये जानने का प्रयास किया था कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसको कहते हैं, कि आधारिक संरचना होती क्या है, ठीक। और आधारिक संरचना है क्या, इसको मीनिंग को हमने समझा कि हम किसको कहेंगे। ऐसा कौन सी चीजों को अगर हम आपका डेवलप करें तो जिनको हम कह सकते हैं कि इनको डेवलपमेंट करने के लिए ये हमारी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट्स हैं, उनको हमने इस लेक्चर में देखा। ये देखने के बाद आधार संरचना की प्रासंगिकता यानी कि लॉजिक क्या है, क्यों जरूरी है, किस कारण से हम लोग बार बार फोकस करके बोलते हैं कि आधारिक संरचना अच्छी होनी चाहिए, ठीक। क्या मीनिंग है आधारिक संरचना को अच्छा करने के लिए, क्यों कहते हैं कि हम लोग जो है आधारिक संरचना को हम लोग डेवलप करना चाह रहे हैं, इसके विषय में हमने देखा। पर इसी के साथ साथ देखने के बाद बच्चों हमने इसमें बात की कि आधारिक संरचना की भारत में स्थिति क्या है, कैसा है आधारिक संरचना भारत की। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन और उसकी स्टडी को हमने पढ़ा, लोगों पर कितनी उसकी पर्याप्तता है, लोगों की पहुंच कितनी है, इन सभी को हमने इस लेक्चर के अंतर्गत गौर करके देखा था, ठीक। ये देखने के साथ हमने आधारिक संरचना की कुछ कंडीशन को हमने भारत सरकार के दिए हुए या वर्ल्ड बैंक के जो हमको डाटा मिला है, उस डाटे के साथ हमने विश्व के अन्य देशों के साथ हमने तुलना की और तुलनात्मक रूप से जो अध्ययन है उसको हमारे सामने रखा गया, ठीक ठीक। और ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट का माध्यम क्या है, ये भी हमने देखा। चलिए, आज हम बेसिकली बात करेंगे ऊर्जा यानी कि एनर्जी की, कि हमारे लिए ऊर्जा के क्या मीनिंग है और हम कैसे ऊर्जा को समझते हैं। देखिए, ऊर्जा को थोड़ा सा देख लेते हैं। हमें ऊर्जा की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पहला क्वेश्चन तो हमारे सामने यही है कि हमें ऊर्जा की आवश्यकता ही क्यों है। बताइए, क्या है, हमें ऊर्जा की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। किन स्वरूपों में उपलब्ध है कि किसी राष्ट्र की विकास प्रक्रिया में किसी राष्ट्र की विकास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण स्थान है, साथ ही यह उद्योगों के लिए भी अनिवार्य है। इसका कृषि और उसके संबंध क्षेत्र जैसे खाद, कीटनाशक और कृषि उपकरण के उत्पादन में, यातायात में उपयोग स्तर में हो रहा है। घरों में इसकी आवश्यकता भोजन बनाने, घरों को प्रकाशित करने, गर्म करने के लिए करते हैं। क्या आप ऊर्जा के बिना किसी उपयोगी वस्तु के उत्पादन या सेवा की कल्पना कर सकते हैं। कह रहे हैं कि अगर ऊर्जा नहीं होगी तो ऊर्जा के बिना क्या चीजें नहीं होंगी, क्या आप इसकी कभी कल्पना कर सकते हैं। क्या आप इस कल्पना को कभी सोच सकते हैं कि अगर ये चीजें नहीं हुई तो क्या होगा। क्या आप कोई ऐसी कल्पना कर सकते हैं। तो ये बेसिकली उस कल्पना के विषय में ही जो है आपकी बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये आपको देखना है, क्या ऐसी कल्पना कर पाएंगे, क्या ऐसा कुछ होगा या नहीं। ऊर्जा के स्रोत की बात करें तो ऊर्जा के स्रोत व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक स्रोत होते हैं। कैसे हैं, दोनों प्रकार के स्रोत हैं, ठीक। इन स्रोतों में व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक स्रोत हैं, ठीक है। व्यावसायिक स्रोतों में ईंधन की लकड़ी, पेट्रोल और बिजली आते हैं, क्योंकि उन्हें खरीदा और बेचा जाता है। कैसा होता है, खरीदा और बेचा जाता है, ठीक। ऊर्जा के गैर व्यावसायिक स्रोतों में जलाऊ लकड़ी, कृषि का कूड़ा कचरा यानी कि वेस्ट और सूखा गोबर आता है।
ये व्यावसायिक हैं क्योंकि ये बड़े पैमाने पर बाजार में उपलब्ध नहीं है। आमतौर पर ऊर्जा के स्रोत पानी को छोड़कर समाप्त हो जाते हैं, जबकि गैर व्यावसायिक या पारंपरिक स्रोत को पुनर्व्यवस्थित हो सकता है। भारतीय परिवारों में 60% से अधिक परिवार अपनी नियमित भोजन और गर्म करने की आवश्यकताओं के लिए परंपरागत स्रोत पर निर्भर है। आप कह रहे हैं आपको भोजन बनाना है, खाना गर्म कर रहे हैं, कुछ भी करना है। भारत में अगर आप देखोगे 60% लोग किस पर डिपेंड है? जो ऊर्जा है उसी पर डिपेंड है और उसी के माध्यम से होता भी है। क्लियर है? उस पर निर्भर है। दूसरा देखिए, सबसे पहले आप एक बार इमेज देखिए सौर ऊर्जा से की बड़ी संभावना। आपने बहुत जगह सोलर प्लांटों को लगा होता देखा होगा, कहीं पर आपने स्ट्रीट जो लाइट्स हैं लगी हुई उन्होंने उसे आपने देखा होगा। तो इनको थोड़ा सा एक बार देखिए, क्या मीनिंग है इन सब का। हो गया बच्चों? चलिए अब देखिए, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कैसे बात कर रहे हैं। ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत को देखें। ऊर्जा के व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक स्रोत को हम ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कहते हैं। ठीक, ऊर्जा के लिए 3 और स्तर हैं जिन्हें हम आमतौर पर गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। वे हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा। उष्ण प्रदेश में होने के कारण भारत में 3 प्रकार की ऊर्जाओं का उत्पादन करने की असीमित संभावना है। ऐसा तभी होगा जबकि कोई सस्ती प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सके और भी सस्ती प्रौद्योगिकी विकसित हो जाए। ठीक, व्यावसायिक ऊर्जा की उपभोग पत्ति कैसी है? व्यावसायिक ऊर्जा की उपभोग पत्ति भारत की ऊर्जा के कुल उपभोग का 74% व्यावसायिक ऊर्जा से पूरा होता है। इसमें लिग्नाइट कोयला शामिल है जिसका 74% अंश सबसे अधिक होता है। इसमें तेल 10%, प्राकृतिक गैस 9%, जल और अन्य नवीकरणीय 7% शामिल है। यानी कि इन्होंने कैटेगराइज कर हमको दिखाया गया है कि जितना भी भारत में बिजली का उपयोग होता है, यानी कि जो कुल ऊर्जा है उसका 74% हम लोग व्यावसायिक रूप से पूरा करते हैं। जिसमें आप देखेंगे कोयले से हमारे यहाँ 74% बिजली बनती है, लिग्नाइट कोयले से 10% हमारे यहाँ तेल से बनती है, 9% प्राकृतिक गैस से, बिजली से और अनवीकरणीय जैसे कि आपका सोलर एनर्जी वगैरह है, पवन ऊर्जा वगैरह है, उससे हमारे यहाँ 7% बनती है। जलाऊ लकड़ी, गाय का गोबर, कृषि का कूड़ा कबाड़ा, गैर व्यावसायिक स्रोत का भाग भारत की कुल ऊर्जा का 26% से भी ज्यादा है। यानी 26% लोग जो हैं अपने कूड़ कबाड़ लकड़ी वेस्टेज से क्या करते हैं, अपनी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। तो एक बार मैं चाहूंगा आप इस परसेंटेज को थोड़ा सा नोट कर लें, क्योंकि ये परसेंटेज बहुत जरूरी है। नोट कर लीजिए इस परसेंटेज को। देख लिया? चलिए, कितना परसेंट नोट किया आपने? जल का देखिए, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय में कितना आ रहा है? ठीक है, चलिए इसको बाद में देखेंगे। कह रहे हैं ऊर्जा क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि जिसका अर्थव्यवस्था से क्या है, संबंध भी है।
हमें पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पाद के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है कि हमको पेट्रोल देखना है, पेट्रोल उत्पाद देख रहे हैं, हमको इन सब पर डिपेंड रहना पड़ेगा और निकट भविष्य में इसकी निर्भरता क्रमबद्ध वृद्धि होगी, यानी कि इन चीज़ों पर निरंतर जो है हमारी डिपेंडेंसी जो है वो आपका बढ़ती जाएगी और इस बढ़ने की क्रम में हमें क्या होगी, ये निर्भरता आपकी और भी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो हमें दिक्कत का सामना जो है हमें करना पड़ सकता है बेसिकली, और ये समस्या हमको झेलनी पड़ सकती है। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए थोड़ा सा खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि भविष्य में इतनी चीज़ें हमको प्राप्त हो ना हो उसका पता नहीं, लेकिन अब हमारे लिए बड़ा एक टास्क पूर्ण हो जाएगा। ठीक, इसीलिए हमको ध्यान रखना है। ठीक है ना? सारणी 8.2 में व्यावसायिक ऊर्जा के उपयोग का क्षेत्रवार वृद्धि की गई है। 1953-54 में परिवहन क्षेत्र व्यावसायिक ऊर्जा का स्रोत उपभोक्ता है, लेकिन परिवहन क्षेत्र की आकांक्षा में निरंतर गिरावट आई है। जब घर, कृषि और अन्य क्षेत्र में वृद्धि हो रही थी तो समस्त व्यावसायिक ऊर्जा के उपयोग का गैस का सबसे अंश अधिक है। आर्थिक विकास तीव्र दर के साथ ऊर्जा का उपयोग में वृद्धि हुई। ऊर्जा विद्युत ऊर्जा का सबसे जो है दृष्टिगोचर के रूप में आधुनिक सभ्यता का जो प्रगति का द्योतक माना जाता है। बिजली आती है किसी देश के आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाली आधारिक संरचना में बिजली अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्राय बिजली ही मांग की अभिव्यक्ति का दर सकल घरेलू उत्पाद में ऊंची होती है। अध्ययनों से पता चलता है कि 8% वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त करने के लिए बिजली की आपूर्ति अभिवृद्धि दर प्रति वर्ष 12% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 12% होनी चाहिए। एक बार हमारे सामने जो डाटा सारणी दी गई है, इस डाटा सारणी को थोड़ा सा गौर करके देखिएगा, आपको समझ आएगा कि 1993-94, 1970-71, 1990 और 91 और 2017-18 के बीच क्या कंडीशन है और कैसी स्थिति है, इसको थोड़ा सा हमको आपका इसमें जायजा जो है थोड़ा सा वो आपको लेना चाहिए। ठीक, इस जायजे से हमारे बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी। देखा बच्चों सारणी को? आगे बढ़िए। अब आप इसमें देखेंगे थोड़ा सा जो आपका परिवार है उसमें 10% हम लोग यूज कर पाते हैं। क्षेत्र की बात कर रहे हैं, पहले 10%, 12% और वर्तमान में 24% हम लोग यूज करते हैं। एग्रीकल्चर में 1% था, फिर 3 हुआ, फिर 8 हुआ, वर्तमान में 18% है। इंडस्ट्री में पहले 40 था, 50 था और अब 45 और वर्तमान में 42% है। अन्य में 5, 7, 13 और 15 है। इस तरीके से हम 100% जो है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो एनर्जी है हम उसका प्रयोग करते हैं। क्लियर है? तो कैटेगराइज तरीके से हमने क्षेत्र को बांटा हुआ था CSO ने, और जो आपका कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है उसने अपने डाटे के जरिए हमको चीजें आपके सिखाने की और बताने की कोशिश की है। ठीक, ये हमको देखें। क्या और कैसे है? ठीक, चलिए अब ये देखा और थोड़ा सा उत्पादन में देखिए। चार्ट 8 भारत में विद्युत उत्पादन के विभिन्न स्रोतों में क्या है? ऊष्मीय है, जल है और आपका थर्मल एनर्जी है, यानी कि नवीकरण परमाणु ऊर्जा के साथ आपका नवीकरणीय। तो इनका कितना हिस्सा है वहां इसका प्रोडक्शन में आपके सामने बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट दिखाई दिया है। आप इसको भी एक बार नोट कर लीजिए। आपको क्वेश्चन बन सकता है सीधा सीधा कि हम लोग आपका जो है ऊष्मीय रूप से कितना बिजली कर रहे हैं, तो 82%। जल से हम लोग कितना कर रहे हैं, तो आपको स्पष्ट पता होना चाहिए, जल का 7%। और परंपरागत तरीके से भी आपको दिखाई देगा 2.5% नवीकरणीय से
आपको साफ दिखाई देगा। नहीं नहीं बच्चों, उल्टा कर दिया मैंने, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जल से 8.5 होगा और आपका नवीकरणीय 7% होगा। क्लियर है? तो इसको जितने भी इसके डाटे हैं, जो आंकड़ा इसमें दिया गया है, उन आंकड़ों को, उन डाटों को थोड़ा सा एक बार ध्यान कर लीजिए, देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों? तो ये हमने थोड़ा सा इसमें आपका इन सब चीजों को देखा। उम्मीद करता हूं कि नोट कर लिया होगा। अब देखिए, थोड़ा सा यहां से पढ़ेंगे। अब देखिए, ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा का सबसे दृष्टिगोचर रूप है, जिसे प्राय आधुनिक सभ्यता की प्रगति का द्योतक माना जाता है। बिजली आती है। किसी देश के आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाली आधारिक संरचना में बिजली अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्राय बिजली की मांग की अभिवृद्धि दर सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ऊंची होती है। अध्ययनों से पता चला है कि 8% वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त करने के लिए बिजली की अभिव्यक्ति प्रतिवर्ष 12% होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए? 12% होनी चाहिए। भारत में वर्ष 2018 में कुल बिजली का उत्पादन की क्षमता लगभग कितना हो गया था? 82%। कितना है? 82% इसमें हमको आपका दिखाई दिया। जल और परमाणु स्रोत का प्रतिशत क्रम से 8.5, 2.5 रहा। भारत की ऊर्जा नीति जल, सौर और वायु ऊर्जा स्रोत का प्रोत्साहन कर देती है, क्योंकि ये स्रोत जीवाश्म ईंधन पर निर्भर नहीं होते, इसीलिए इनमें कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। इनके परिणाम स्वरूप इन तीनों स्रोतों से उत्पादित बिजली में तीव्र अभिवृद्धि हुई है। यानी कि आप देखेंगे जीवाश्म पर डिपेंड नहीं है। इस तरह से परमाणु स्रोत और जल ने उस चीज को डिपेंड किया है और काफी चेंजेस जो हैं हमको इसके अंतर्गत आपका दिखाई दी है। ठीक है, तो हमको इन सब चीजों पर थोड़ा सा गौर करना होगा। चलिए आगे देखिए। अब कह रहे हैं इसी में, अब थोड़ा सा बिजली की तीव्र जो अभिव्यक्ति उसको देखा। देखिए, बिजली की शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत परमाणु ऊर्जा है। इसके पर्यावरण के संबंधी फायदे हैं और दीर्घ काल में सस्ती साबित हो सकती है। वर्तमान में परमाणु ऊर्जा का कुल प्राथमिक उत्पाद खपत 2.5% अंश है, जबकि विश्व में औसतन 13% है। यह बहुत ही कम है, इसलिए कुछ विद्वानों की राय है कि अधिक से अधिक विद्युत का उत्पादन परमाणु स्रोत और अन्य वस्तु द्वारा किया गया पर्यावरण और धारणीय विकास प्रभावित नहीं होता है। इसका संबंध आपकी राय में क्या है? आप इसकी अपनी राय में इसको क्या देखेंगे और क्या समझेंगे? विद्युत क्षेत्र की चुनौतियां। विभिन्न पावर स्टेशन द्वारा जनित बिजली का पूरा उपभोग नहीं कर सकते। उसका एक अंश उपयोग पावर स्टेशन में सहायक इकाइयों द्वारा किया जाता है। बिजली का संप्रेषण भी एक उनका हिस्सा हो जाता है। शेष बिजली को हम अपने घरों, ऑफिसों और कारखानों में प्राप्त कर सकते हैं। बिजली के क्षेत्र में समक्ष आजकल प्रकार की चुनौती है। भारत की वर्तमान बिजली उत्पादन क्षमता उच्चकरण आर्थिक क्षमता की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। भारत की व्यावसायिक ऊर्जा पूर्ति 7% दर से बढ़ाने की आवश्यकता है। वर्तमान में भारत प्रतिवर्ष 20,000 मेगावाट, कितना है? 20,000 मेगावाट क्षमता जोड़कर पाता है। यहाँ तक कि इस विस्थापित क्षमता का भी अल्प उपयोग होता है, क्योंकि बिजली घर उचित तरीके से नहीं चल रहे हैं। राज्य विद्युत बोर्ड विद्युत अधिकरण का वितरण है की हानि 20,000 करोड़ से भी ज्यादा है। इसका कारण संप्रेषण और वितरण का नुकसान बिजली की अनुपूर्ति है। कीमतें और
अकार्य कुशलता है। कुछ विद्वानों का मत यह है कि किसानों को विद्युत का वितरण ही नुकसान का प्रमुख कारण है। अनेक क्षेत्रों में बिजली की चोरी होती है, जिससे राज्य विद्युत निगमों और उनको नुकसान होता है। बिजली के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की भूमिका बहुत कम है। विदेशी निवेश में भी यह हालत है। भारत के विभिन्न भागों में बिजली की ऊंचाई दरें और लंबे समय तक बिजली गुल होने से आमतौर पर जनता में असंतोष। भारत के थर्मल पावर स्टेशन, जो कि भारत के बिजली क्षेत्र के आधार हैं, कच्चे माल और कोयले की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। इस प्रकार निरंतर आर्थिक विकास और जनसंख्या समृद्धि से भारत की ऊर्जा की मांग तीव्र वृद्धि हो रही है। यह मांग वर्तमान में उत्पादन की जरिए बहुत अधिक है। अधिक सार्वजनिक निवेश, बेहतर अनुसंधान विकास का उपयोग, तकनीकी खोज, ऊर्जा के पुनर्वर्ती स्रोत से बिजली की अतिरिक्त पूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है। अतिरिक्त क्षमता वाले पावर क्षेत्र में एक निवेश के बराबर सरकार के पावर क्षेत्र में निजीकरण की सहमति हुई है। खास कर वितरण के मामले को देखेंगे। उच्च कीमतों पर विद्युत आपूर्ति को स्वीकृति दी गई है, जिसका कुछ खास वर्गों में बहुत बुरा असर पड़ा है। देखते हैं कि क्या आप सहमत हैं, क्या इस प्रकार एक सही नीति है, क्योंकि कक्षा में इसकी चर्चा करें। अब कह रहे हैं कि ऊर्जा के विषय में जो है थोड़ा सा जो नीति है आप इस पर चर्चा करें। तो फिलहाल अभी तक हम जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एनर्जी के विषय को हम बहुत अच्छे से आपका पढ़ चुके हैं। एनर्जी को हम लोग देख चुके हैं। तो एक बार अगर तुम्हारा कोई डाउट हो इसमें, आपका थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए पूरी एनर्जी से कोई क्वेश्चन बन रहा हो, थर्मल पावर को लेकर, कोयले को लेकर, आपका प्राकृतिक गैस, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है? एक बार देख लें, बात कर लें, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, देख लिया। थोड़ा सा अलग हटकर हम थोड़ी सी कुछ और चीजें हैं जो इसमें देखते हैं। कह रहे हैं ना, लीक से हटकर, लीक मतलब होता है पथ से हटकर ठाणे शहर को एक पूर्णतः नई छविकृत उभर रही है, जो पर्यावरण मित्र के रूप में है। ठीक कैसे है? नए पर्यावरण मित्र। सौर्य ऊर्जा, जिसे हम कभी असंभव नहीं मानता जाता, बड़े पैमाने पर प्रयोग और वास्तविकता उपयोग लेते हैं तथा लागत और उत्पादन से बचताते हैं। इसका प्रयोग हम गर्म करके विद्युत चालित यातायात प्रकाश व्यवस्था और विज्ञापन होल्डिंग को प्रकाशन करने के लिए किया जाता है। ठाणे नगर पालिका में इसका अद्वितीय उपयोग अग्रणी स्थान है। शहर की सभी नई इमारतों के लिए सौर्य जल तापन पत्ती को स्थापित करना अनिवार्य कर दिया है। आउटलुक 1 अगस्त 2005 से कॉलम को देखिए और उस पर क्या चीजें हैं उनको थोड़ा सा एग्जाम्पल दीजिए। विद्युत वितरण दिल्ली के संदर्भ में स्वतंत्रता के पश्चात राजधानी में विद्युत प्रबंधन में 4 बार परिवर्तन हुआ है। 1991 में दिल्ली राज्य बोर्ड विद्युत की स्थापना की गई थी। 1858 में दिल्ली विद्युत आपूर्ति निगम बना और 1957 में प्रबंधन का तीसरा व्यवस्था परिवर्तन हुआ। विद्युत बोर्ड अब DVE बन गया है। अब विद्युत वितरण का कार्य निजी क्षेत्रों की 2 अग्रणी कंपनियां रिलायंस एनर्जी लिमिटेड तथा राजधानी पावर लिमिटेड और BSESE यानी कि यमुना पावर लिमिटेड तथा टाटा पावर लिमिटेड कर रही हैं। ये दिल्ली के लगभग 46 लाख उपभोक्ताओं को विद्युत पूर्ति करती हैं। बिजली की दर अन्य विनियामक दरों की देखरेख में दिल्ली विद्युत विनियमन आयोग करता है। यह आशा है कि विद्युत वितरण में अधिक सुधार होगा और उपभोक्ताओं को रूप में लाभ मिलेगा, और अनुभव बताता है कि परिमाण असंतोषजनक है, यानी कि अब भी जिस प्रकार का कार्य काम होना चाहिए वो इतना आपका सेटिस्फेक्शन करने वाला काम इसमें अब भी नहीं है। अगला इसमें बॉक्स है 8.3 को एक बार निगाह मारिए, फिर हम लोग जो है आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं।
चलिए, कह रहे हैं ऊर्जा बचत, कॉम्पैक्ट फ्लोरसेट लैंप तथा एलईडी बल्बों के विषय में संवर्धन। सीएफएल को बोलते हैं कंपाउंड फ्लोरेसेंट लैंप। हम सीएफएल पढ़ते हैं और एक एलईडी, दो होती हैं। ऊर्जा कार्यकुशलता के ब्यूरो के अनुसार कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप सामान्य बल्बों की अपेक्षा में 80% बिजली की कम खपत करता है। इंडो एशियन नामक प्रोजेक्ट कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप के निर्माताओं का कहना है कि 10 लाख 100 वाट बल्ब की 20 वाट की कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट का प्रयोग करने में बिजली का उत्पादन 80 मेगावाट तक बचत हो सकती है। बचत की यह राशि 400 करोड़ रुपए है। कह रहे अगर हम लोग सीएफएल का प्रयोग करें, एलईडी का प्रयोग नहीं करके अगर हम लोग सीएफएल का प्रयोग करते हैं तो सीएफएल के प्रयोग से लगभग हम 400 करोड़ रुपए की बिजली बचा सकते हैं। ठीक, इन दिनों देश में एलईडी लैंपों के प्रयोग की बचत में प्रोत्साहन किया जाता है। क्या कर रहे हैं? उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एलईडी के बल्ब तपती बल्बों में केवल 10% तथा सीएफएल बल्बों से अधिक ऊर्जा का प्रयोग करती है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के अनुसार उजाला योजना के अंतर्गत दीप्ता बल्बों की स्थापना पर एलईडी बल्बों का कुल उत्पादन 5905 मेगावाट की बचत है। क्षमता के बढ़ाने और प्रतिस्थापन लागत करने के लिए होने वाले परिणाम स्वरूप एक परिवार के औसत कारण लगभग 4000 की कीमत बच सकती है। यानी कि अगर एक परिवार एलईडी लगाए तो ऑन एवरेज वो अपने घर में 4000 की बचत कर सकता है बिजली में। ये बात कह रहे हैं। ठीक, तो इसलिए सरकार की कोशिश क्या है कि सीएफएल को ज्यादा प्रमोट किया जाए, एलईडी और सीएफएल को। तो अब देखिए एलईडी का टाइम भी हट गया, अब टाइम है सीएफएल का। कैसा है? सीएफएल का। और वर्तमान फ्यूचर में इसकी बड़ी डिमांड है। तो इनको थोड़ा सा सबको देख लीजिए, फिर देखने के बाद थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं बेसिकली हेल्थ की। दो 2020 के बाद कोविड-19 महामारी के कारण आपको हमारे नियमित हाथ धोने, मास्क लगाने, शारीरिक दूरी का पालन करने का महत्व पता ही है। स्वास्थ्य से हमारा मतलब है केवल बीमारी ना होना, बल्कि अपनी कार्य क्षमता प्राप्त करने की योग्यता भी है। यानी कि जो हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य करने में हमारी योग्यता भी है। किसी भी सुख समृद्धि का मापदंड स्वास्थ्य या राष्ट्र की समग्र समृद्धि और विकास की जुड़ी एक प्रक्रिया है। यानी कि अगर आप बेसिकली हेल्थ को देखेंगे तो आपको समझ आएगा जो समृद्धि है और जो विकास का डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं राष्ट्र की जो हेल्थ है, नेशनल हेल्थ से जुड़ा हुआ है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। यद्यपि 20वीं शताब्दी के इतिहास में उत्कृष्ट मानव स्वास्थ्य के वैश्विक रूपांतरण को देखते हैं, फिर भी किसी भी राष्ट्र का स्वास्थ्य दशा में माप किसी एक इकाई के रूप में परिभाषित करना कठिन है। आमतौर पर विद्वान स्वास्थ्य का परीक्षण निर्धारण शिशु मृत्यु दर, जनन मातृ मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा और पोषण के स्तर, साथ साथ संक्रमण और असंक्रमण रोगों की घटना जैसे सूचकों द्वारा करते हैं। कैसे करते हैं? इन सब सूचकों द्वारा ये सारी चीजें करते हैं। स्वास्थ्य आधारित संरचना के विकास से किसी भी देश की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए स्वास्थ्य जनशक्ति सुनिश्चित होती है। हाल ही के वर्षों में विद्वान का कहना है कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है। यह सरकार की जिम्मेदारी है और यह नागरिकों के स्वास्थ्य जीवन के अधिकार हैं। और कैसे हैं? जो नागरिक हैं उनका जो जीवन है, उनके जीवन का जो स्वास्थ्य अधिकार भी है। ठीक, सुनिश्चित करके स्वास्थ्य आधारित संरचना, अस्पताल, डॉक्टर, नर्स और अन्य और चिकित्सा कर्मी, बेड, अस्पताल में जरूरी उपकरण, एक सुव्यवस्थित दवा उपयोग शामिल है। यह भी सत्य है कि स्वास्थ्य आधारित संरचना मात्र उपस्थिति से लोग सदैव स्वस्थ हों। यह आवश्यक नहीं कि लोगों को इनकी
सुविधा न पहुंच सके, योजनाबद्ध विकास आरंभ नीतियों पर जोर दिया गया है। कोई व्यक्ति चिकित्सा सुविधा, आरोग्यकारी निवारण प्राप्त करने से वंचित नहीं है, इसलिए क्योंकि वह उन्हीं कीमत पर अदा नहीं कर पाते हैं। क्योंकि क्या हम इस आदर्श को प्राप्त कर पाएंगे, इसी से पहले हम विभिन्न आधारिक संरचनाओं पर विचार करेंगे। आइए भारत में स्वास्थ्य सुविधा की स्थिति पर चर्चा करते हैं। स्वास्थ्य आधारित संरचना की स्थिति को भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ठीक, अब स्वास्थ्य आधारित संरचना की स्थिति से आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बार ये वाला इमेज देख लीजिए। देश के हिस्से में अभी भी स्वास्थ्य आधारित संरचना का अभाव है और इस अभाव को आप कोविड के समय में बहुत अच्छे से महसूस कर चुके हैं कि कोविड के जब टाइम में जब डॉक्टर्स लोग भी आपका कम पड़ रहे थे और साथ ही जो आपके हॉस्पिटल थे लोगों के लिए पर्याप्त बेड की सुविधा उपलब्ध नहीं कर पा रहे थे, इतने बड़े मास लेवल पर जब लोग बीमार थे। तो ऐसे में आप जो सुविधा है, असुविधा है आधारित संरचना की, आप इसको गौर कर सकते हैं, गौर करके समझ सकते हैं। देखा आप लोगों ने? चलिए, तो यहां तक गौर कर लिया, आगे बढ़ जाएं। तो सबसे पहले इसमें देख चुके हैं, कल हम स्वास्थ्य आधारित संरचना की जो स्थिति है इस पर बात करेंगे। ठीक, अभी तक जितना हमने पढ़ा है स्वास्थ्य को लेकर, एनर्जी को लेकर, इसमें किसी का अगर कोई क्वेरी है, कोई भी आपका किसी प्रकार का प्रश्न है, कोई भी डाउट है, मेरे प्यारे बच्चों, एक बार पूरे चैप्टर में आप गौर करके अच्छे से देख लीजिए। जो हमने इलेक्ट्रिसिटी के विषय में पढ़ा है, इन सारी चीजों पर हमने गौर करके पढ़ा है। इन सभी पर हमें एक एक मुद्दे पर बहुत अच्छे से गौर करके पढ़ने की आवश्यकता है और इनको देखने की भी आवश्यकता है। तो आप सभी एक बार गौर करके देख लीजिए, कुछ पूछना है तो कुछ पूछ लीजिए। ठीक है, देख लिया इतना? चलिए, अब जो है इसी में थोड़ा सा, अब आप एक बार मेरे कहने से बच्चों थोड़ा सा घर से हेल्थ के विषय में जो आपकी चीजें हैं आप उनको एक बार आपका पढ़ के आइए कि आपके पास पड़ोस में हेल्थ के लिए डॉक्टर, हॉस्पिटल की सुविधा कैसी है और क्या उपलब्धता है, इसके विषय में थोड़ा सा एक बार गौर करके आप लोगों को घर से आना है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।